हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 21 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं पीआईबी में। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हम डेली करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। ये 4 आर्टिकल्स हैं जिनको हम डेली करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, क्योंकि इनके लिए काफ़ी कम एक्सप्लेनेशन चाहिए। आज का पहला पीआईबी आर्टिकल देखते हैं हम लोग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल मतलब देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज़ करना ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को सेम वैसे ही ट्रांसफर हो जाए, इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो एग्रीकल्चर ऐसे किया जाए ताकि सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो सके, इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आर्टिकल पढ़ा है। देख लेते हैं क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने कई सारे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं ताकि फार्मर्स की इनकम्स को हाई किया जा सके, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया सके और फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया सके। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फार्मर प्रॉस्पेरिटी इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। ये जो इनिशिएटिव हैं या फिर पॉलिसीज प्रोग्राम हैं, कई बार इनके लिए बजटरी एलोकेशन किया गया है, कई बार नॉन बजटरी टाइप के रहे हैं। जैसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये फार्मर्स की इनकम को बेहतर करने के लिए बनाया गया है, आपको पता ही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये इंश्योर किया जाता है कि फार्मर्स को उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम से कम 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस CACP की रिकमेंडेशन पर कैबिनेट द्वारा जारी किया जाता है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कांस्टेंट प्राइस CACP द्वारा 22 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सजेस्ट किया जाता है, जिसको कैबिनेट जारी करती है। उसके अलावा शुगर केन के लिए FRP सजेस्ट किया जाता है। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस A2 + FL + 50% के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। फिर प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके द्वारा फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च की थी, PM किसान। इसके तहत जो फार्मर्स हैं इंडिया के, उनके अकाउंट में हर 4 मंथ पे 2000 रुपीज DBT के द्वारा ट्रांसफर होता है, यानी कि एक वर्ष में 6000 रुपीज ट्रांसफर होता है। इससे फार्मर्स को इनकम सपोर्ट मिलता है, आपको पता ही है। ऐसे फार्मर्स जिनकी एज 60 ईयर से ऊपर हो गई है, उनके लिए सितंबर 2019 में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें क्या होगा, देखिए, फिक्स्ड पेंशन कितनी, मिनिमम फिक्स्ड पेंशन 3000 इंश्योर की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 60 ईयर से एबव के फार्मर्स के लिए लॉन्च की थी। खास करके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल थे, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर फील्ड, इसमें लोग अच्छे से ग्रोथ कर सके, उनको क्रेडिट की कोई दिक्कत ना है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रेडिट फ्लो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे फाइनेंशियल ईयर 20 यानी 2019-20 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट अनाउंस किया था बजट में। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान 15 लाख करोड़ कर दिया एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट। जो इस बार बजट अनाउंस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, उसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट 16.5 करोड़ कर दिया गया है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डे बाई डे बढ़ाती जा रही है ताकि फार्मर्स के पास इनकम जो है शॉर्टेज ना पड़ने पाए एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो फार्मर्स हैं उनको 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन देती है। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन दिया जाता है फार्मर्स को 3 लाख तक का। इसमें 2% तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट कर सकते हैं तो आपको 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। मतलब ये है कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट 9% होता है, लेकिन 2% इंटरेस्ट सबवेंशन के बाद ये 7% हो जाता है। फिर अगर आपने रिपेमेंट कर दिया टाइम पे तो 3% और आपका इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। तो 3% माइनस हो जाएगा, पास फाइनल इंटरेस्ट रेट आप पर पड़ेगा 4% पर एनम। तो काफ़ी सस्ती ब्याज दरों पर KCC के द्वारा मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, जैसे माइक्रो इरिगेशन फंड, इसको नाबार्ड द्वारा मैनेज किया जाता है। इनिशियल कॉर्पस इसका था 5000 करोड़, हालांकि अब रिसेंट बजट में इसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया है, माइक्रो इरिगेशन फंड। उसके अलावा एग्री मार्केटिंग फंड ENAM के लिए और ग्राम्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था। एग्री मार्केटिंग फंड 2000 करोड़ का ये लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया था 1 लाख करोड़ का। इसमें 500 करोड़ बी कीपिंग के लिए भी शामिल किए गए थे। तो ये कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और फार्मर्स की इनकम को बेहतर करने के लिए। ये पहला आर्टिकल था हमारे PIB में, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लेते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014-15 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। पर्पस क्या है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे फोकस करता है। उसके अलावा
रूरल पोल्ट्रीज, सीप, गोट और पिगरीज के ब्रीड इंप्रूवमेंट, साथ ही साथ फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है। देखिए जो इसका रूरल पोल्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप कंपोनेंट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का, उससे डायरेक्टली लगभग 1.5 लाख फार्मर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में पोल्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत, तो 1.5 लाख फार्मर्स के लिए जॉब क्रिएट होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर सीप, गोट और पोल्ट्री डेवलपमेंट हो तो इससे 2 लाख फार्मर्स को फायदा होता है। इसके अलावा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ये रिस्क मैनेजमेंट के तहत ये 7.25 लाख हाई यील्डिंग एनिमल्स को कवर करता है। इससे 3.5 लाख फार्मर्स को फायदा होता है। फॉडर एंड फॉडर सीड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए फॉडर एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जा रहा है कंट्री में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। तो सीप, गोट, रूरल पोल्ट्री, फॉडर, ये सब जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के कंपोनेंट हैं, इन पर फोकस किया जाता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014-15 में लॉन्च हुआ था। उसके अलावा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत जैसे कोई डिजीज चल रही है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, उस पर भी फोकस किया जाता है। इसके लिए मोबाइल वेटरनिटी क्लिनिक्स लॉन्च किए गए हैं जो कि फार्मर्स के घर घर जाकर उनको ऑन डोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको पता ही है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में 10 करोड़ फार्मर्स जो है इन्वॉल्व है। ऐसे में उनका एक बहुत बड़ा खर्चा यानी बहुत बड़ा पार्ट जो इन्वेस्टमेंट का जाता है आपके डिजीज कंट्रोल पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत सीप और गोट्स में जो PPR करके एक डिजीज हो जाती है, उसके अलावा जो आपके पिग्स हैं उनमें क्लासिकल स्वाइन फ्लूवर हो जाता है। इसकी वजह से फार्मर्स को 8,900 करोड़ का लॉस होता है, जबकि पिग्स की वजह से 200 करोड़ का लॉस होता है। ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है। तो PPR ये सीप्स एंड गोट्स में होता है, जबकि क्लासिकल स्वाइन फीवर ये किस में होता है, पिग्स में होता है। इसकी वजह से जो अमाउंट लॉस होता है 8,900 करोड़ और 200 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बेयर करती है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेयरी कोऑपरेटिव्स और FPOs को डेयरी एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए 4% इंटरेस्ट रेट पर, कितने पे, 4% इंटरेस्ट सबवेंशन पर वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। 4% इंटरेस्ट सबवेंशन बहुत ज्यादा हो गया। उसके अलावा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत ही सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोवाइड किया गया। सेक्स सॉर्टेड सीमेन मतलब यानी जब बच्चा जन्म लेगा गाय के या काऊ के या फिर बुफेलो के, तो फीमेल काल्व होने के चांसेस 90% रहेंगे। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन 90% एक्यूरेसी इसकी हो चुकी है। इसमें बोवाइन से जब बच्चा जन्म लेता है तो फीमेल काल्व होने के ही चांस रहते हैं, यानी मेल रहते ही नहीं है। और मेल की रिक्वायरमेंट इसको है, बाद में लाइव स्टॉक सेंसस करेंगे तो बोलेंगे मेल पॉपुलेशन कम हो रही है। फार्म मैकेनाइजेशन के कारण ऐसा हो रहा है, फीमेल काल्व की ज़्यादा जरूरत रहती है लोगों को मिल्क प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा देखिए PPR और CSF कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है कंट्री में, ताकि सीप्स, गोट्स और पिग्स इनकी बेहतरीन हेल्थ इंश्योर किया जा सके और इनमें होने वाली डिजीज को इरेडिकेट किया जा सके। अगर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो इसके तहत मिल्क प्रोक्योरमेंट लगभग 34 लाख लीटर पर डे इंक्रीज हो जाएगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन बहुत बेहतरीन स्कीम है, खास करके ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे काम करती है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था 9,800 करोड़। ये स्पेशल पैकेज 2021 से 2026 यानी 5 वर्ष के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 9,800 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में 54,618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया जाए अगले 5 वर्षों में। तो ये रहा आपका नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसके तहत रूरल पोल्ट्री, सिप, गोट, फॉड एंड फॉडर डेवलपमेंट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इन सब पे फोकस किया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका टारगेट था सभी गांवों में, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया थे, सभी गांवों में रूरल कनेक्टिविटी को इंश्योर करना, सिंगल ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करना। हमारे गांव में भी इसी के जरिए आई थी, धन्य हो अटल बिहारी वाजपेयी जी, अदरवाइज कभी रोड ही नहीं आती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्लेन एरियाज में अगर 500 प्लस पॉपुलेशन है और हिली एरियाज में अगर 250 प्लस पॉपुलेशन है 2001 के सेंसस के अनुसार, तो आपको एक सिंगल रोड प्रोवाइड की जाएगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी के साथ। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ संशोधन किए इसके तहत। जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर अगर 250 प्लस पॉपुलेशन है, 250% की पॉपुलेशन है, उसको भी रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इसके बाद एक और संशोधन हुआ, इसमें क्या था, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी जो वामपंथी यानी नक्सलवादी इलाके हैं, वहां पर 100 से ऊपर अगर पॉपुलेशन है किसी ग्राम की,
तो भी आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो चारों क्राइटेरियाज याद रखिएगा। प्लेन एरियाज में 500 प्लस, हिली एरियाज में 250 प्लस, ट्राइबल एरियाज में 250 प्लस और वामपंथ यानी नक्सलाइट एरिया में 100 प्लस। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 2013 में लॉन्च की थी। पर्पस था 50,000 किलोमीटर रोड को बनाना। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 लॉन्च हो गया। 2013 में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इसकी चर्चा हमें नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद इसमें टारगेट कितना रखा गया? 1,25,000 किलोमीटर। कितना? 1,25,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 2019 में लॉन्च की थी। फेज 3 उससे पहले मैंने अभी आपको बताया 2016 में जो ये नक्सलाइट एरिया शामिल किया गया था, 2016 में शामिल किया गया था। इसके तहत इंडिया के 44 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए थे जहां पे नक्सलाइट इफेक्ट बहुत ज्यादा था। ये 44 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट्स के थे और इनको रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कितने नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सिलेक्ट किया गया है, तो 44 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई थी। सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे हमारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी दिन लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 ये मार्च 2025 तक रन की जाएगी। 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आज की तैयारी में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ईयर 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पर्पस क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन बारोवर्स को सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिलवाना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। अभी तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 1,16,000 से ऊपर भी लोन 1,16,000 से ऊपर लोगों को लोन दिया जा चुका है, जिसकी वजह से 26,204.5 के आसपास लोन डिसबर्स हुआ है। कितना? 26,204.5 के आसपास लोन डिसबर्स किया जा चुका है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ये चीज मैंडेटरी है कि वो ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए एक वुमेन बारोवर को और एक एससी या फिर एसटी बारोवर को लोन दे। ग्रीन फील्ड सेटअप के लिए बात कर रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कुछ चेंजेस किए गए हैं फिनेंशियल ईयर 2021-22 में। क्या चेंजेस किए गए हैं? जो स्कीम में लोन दिए जाते हैं पहले उनके लिए मार्जिन 25% लगता था, यानी कि 25% आपको अपना धन लगाना होगा। अब उसको घटाकर 15% कर दिया गया है। तो यानी कि अगर आपके पास 15 रुपए हैं तो आप बाकी के 85 रुपीज बैंकों से लोन ले सकते हैं स्टैंड अप इंडिया की स्कीम के तहत। और पहले इसमें एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर नहीं शामिल था स्टैंड अप इंडिया स्कीम में, अब वो भी शामिल हो गया है। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो लोन मिलता है उसके लिए फंड गवर्नमेंट एलोकेट नहीं करती है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है सस्ती ब्याज दरों पर आपको लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत कुछ फंड एलोकेट कर देती है ताकि लोन अगर डूब जाए तो क्रेडिट गारंटी बैंकों को इंश्योर की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल और रूरल लेबर्स के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। ये देख लीजिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, ये इंक्रीज हुआ है 8 पॉइंट से। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितने पॉइंट से इंक्रीज हुआ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये सीपीआई फॉर एजी एंड रूरल कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु में 1256 पॉइंट तक पहुंच गया है आपका सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का और रूरल लेबर का। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? तो देखिए, हाईएस्ट रहा है तमिलनाडु में, लेकिन इंक्रीज कहाँ हुआ है? केरला में 10 पॉइंट के आसपास केरला में बढ़ा हुआ पाया गया है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर्स का, इतना याद रखिएगा। और रूरल लेबर्स के लिए कहाँ पाया गया? रूरल लेबर्स के लिए ये 4 स्टेट्स में 10+ पाया गया है। मतलब एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए सिर्फ केरल में ही हाईएस्ट था, जबकि रूरल लेबर्स के लिए 4 स्टेट्स में अधिक पाया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सीपीआई इसको कौन जारी करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको जारी करता है। 4 तरह के सीपीआई होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, रूरल लेबर के लिए और सीपीआई कंबाइंड। देखिए, जो फर्स्ट 1, 2, 3 होते हैं यानी कि IW, AL और सीपीआई फॉर रूरल लेबर, इनको कौन जारी करता है? कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो। जबकि चौथा जो है सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, इसको NSO कंपाइल करता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट 3 आर कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो
और लास्ट वन ये एनएसओ कंपाइल करता है आपका। देखिए एसडीआरएफ के मैनेजमेंट पर एक आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एसडीआरएफ, इसको जो भी रिकमेंडेशन मतलब कि जो भी फंड देना होता है वो फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन पर दिया जाता है सेंटर द्वारा। फिनांस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया जाता है। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंट उतना ही रहता है जितना फिनांस कमीशन रिकमेंड करता है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एसडीआरएफ से फंड तभी दिया जा सकता है जब 12 क्षेत्रों में डिजास्टर आया हो। देखिए नोटिफाइड डिजास्टर जो है वो 12 ही हैं, इसके लिए ही एसडीआरएफ से फंड एलोकेशन हो सकता है। कोविड-19 को एक नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि किसी भी डिजास्टर को नोटिफाई करने का अधिकार केंद्र सरकार को, याद रखिएगा। तो कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया था। अब क्या होगा, एसडीआरएफ के लिए जो एसडीआरएफ के तहत फंड है वो राज्य सरकारें खर्च कर सकती हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि एसडीआरएफ के तहत राज्य सरकारें अपने 2019-20 के बजट का 35% खर्च कर सकती हैं कोविड-19 को कंटेन करने के लिए। बाद में इस 35% को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान। ये 50% फिनेंशियल ईयर 22 के लिए भी कर दिया गया है कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है उसको टैकल करने के लिए। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एसडीआरएफ एलोकेशन का 50% कोविड-19 को टैकल करने के लिए खर्च कर सकती हैं। स्टार्टिंग हुई थी फिनेंशियल ईयर 2020 से, तब ये एलोकेशन 35% ही अलाउ था। देखिए एसडीआरएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर दे दिया है एसडीआरएफ के लिए 2021-22 में कितना, 8,873.60 करोड़। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल शेयर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। बाकी धीरे धीरे जो भी देता रहेगा वो हमें पता ही चलता रहेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा चुकी है एसडीआरएफ में, जो सेंटर का शेयर है वो राज्य सरकारों को कितना, 8,873 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है भारत नेट प्रोजेक्ट। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए टेंडर इनवाइट किए गए हैं भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट का टारगेट है पूरे गांव में, जितने भी देश में हमारे गांव हैं वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इंश्योर करना। देखिए भारत नेट प्रोजेक्ट, इसने ग्लोबल टेंडर इनवाइट किए हैं अगले 30 वर्षों तक भारत नेट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये 9 सेपरेट पैकेज होंगे 16 स्टेट्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, सिर्फ वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है स्थापित करेगी 19,041 करोड़ की। यानी किसी कंपनी को अगर लॉस हो जाता है तो इसमें से वो पैसा उसको दे सकती है। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 16 स्टेट्स की 3.61 लाख विलेजेस को शामिल किया गया। 3.61 लाख विलेजेस को शामिल किया गया है। इससे पहले जितनी भी ग्राम पंचायत भारत नेट प्रोजेक्ट में कंबाइन है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो टोटल 6.43 लाख के आसपास ग्राम पंचायत इंडिया में शामिल की जाएंगी, याद रखिएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। इसको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा इंप्लीमेंट किया रहा है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था। कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसको स्थापित किया गया था 1000 करोड़ के ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ। देखिए बीबीएनएल द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस की स्पीड गांव तक पहुंचानी थी। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसके लिए लॉन्च किया था अक्टूबर 2011 में। बाद में इसी का नाम बदल के भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया था 2015 में, याद रखिएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट, इसके लिए फंडिंग कहां से जाती है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके द्वारा फंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92.8% जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए। हाल ही में लोकसभा में एक रिप्लाई दिया गया जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री निरंजन ज्योति द्वारा, उनके द्वारा कहा गया इंडिया में 92.8% राशन कार्ड्स को आधार से लिंक कर दिया गया है। इससे फायदा ये होगा कि जो फेयर प्राइस शॉप हैं वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स जाकर अगर एक स्टेट के हैं तो दूसरे स्टेट में जाकर आराम से POS पे आधार के माध्यम से आप राशन ले सकते हैं वन कंट्री वन राशन कार्ड स्कीम के तहत। देखिए आधार कनेक्शन जो है सबसे ज्यादा किया गया है झारखंड में, 97.5% पॉपुलेशन जो है उसके राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इसका पर्पस क्या था, अगर आप एक स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट में कुछ समय के लिए गए हैं तो आप वहां भी राशन ले सकें, इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। लेकिन ये तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक आधार कार्ड लिंक ना हो आपका राशन कार्ड से। और अब 92.8% जो राशन कार्ड हैं वो आधार कार्ड से लिंक हो गए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं पूरे इंडिया में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यहाँ पर अनाज प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपको रेट बता दिया था
चावल, गेहूं और जो आपका दाल कोर्स ग्रेन था उसके लिए रेट बता दिया 321 का। तो 5 लाख फेयर प्राइस ऑफ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, लेकिन लोग इनका यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम नहीं है इंडिया में। इंडिया की 37% जो राशन कार्ड लेने वाली पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट वर्कर्स है। अगर ऐसे में वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। याद रखिएगा 92.8% पॉपुलेशन मतलब कि आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया है। बस इतने ही आर्टिकल थे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।